फांसी दिए जाने के बाद राजनीतिक तौर पर एक लकीर जरूर नजर आ रही है, क्योंकि दिग्विजय सिंह और शशि थरूर के ट्वीट को लेकर बीजेपी ने भी सवाल खड़े किए हैं और जो पूरी फांसी की प्रक्रिया है उसको लेकर दिग्विजय सिंह और शशि थरूर ने अपने तौर पर सवाल खड़े किए हैं। सबसे पहले हम आपको सुना देते हैं शशि थरूर ने जो कहा, इस बात से दुखी हूं कि हमारी सरकार ने एक इंसान को फांसी दे दी है। राज्य प्रायोजित हत्याएं हमें हत्यारों के स्तर तक नीचे ले जाती है। फांसी को लेकर शशि थरूर हालांकि पहले से कहते रहे कि फांसी दुनिया के कई देशों में बंद हो चुकी है, 140 देशों में तकरीबन, यहां नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह, जिस तरह से आतंक के दूसरे मामलों को देखा जा रहा है उस पर मुझे संदेह है। देखिए क्या होता है, सरकार और न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर की साख दांव पर है। इससे पहले ओवैसी भी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, कमोवेश उसी को अपने तरीके से दिग्विजय सिंह ने इस बात का जिक्र किया है, क्योंकि जो दूसरे मामले थे उसमें राजीव गांधी हत्याकांड का जिक्र किया गया था, बेन सिंह की हत्या का जिक्र किया था, उसमें जो दोषी थे उन्हें फांसी नहीं दी गई। इसके संकेत दिग्विजय सिंह के उसमें भी आ रहे हैं। लेकिन मधु त्रेहन, हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, क्योंकि लग ऐसा रहा है 1994 में जब आप इंटरव्यू ले रहे थे तो वह एक टेररिज्म का मसला था। उस इंटरव्यू से जो बातें निकल रही थी वो सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट और उस समय जो दंगे हुए थे उसके मद्देनज़र भी निकल रही थी, और वो होते होते 2015 में उसके पॉलिटिकल थ्रेड्स इतने मजबूत हो गए हैं कि हर चीज़ उस राजनीतिक दृष्टि से ही देखने की स्थिति में हर कोई आ गया है, ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त जब मैंने इंटरव्यू की थी उस टाइम तो बिल्कुल स्ट्रेट जर्नलिज्म थी। अब इस वक्त मैं अगर करती, इस माहौल में करती तो ज़रूर हंगामा होता कि ये प्लांटेड है, ये इट्स बायस्ड, इट्स दिस, इट्स दैट। उस ज़माने में तो स्ट्रेट जर्नलिज्म, जिस बहुत ब्रेव ऑफिसर ने मेरे साथ ये इंटरव्यू, उसने मुझे इंटरव्यू करवाया, आई थिंक आज मेरे को लगता है बहुत मुश्किल है कि कभी ऐसे हो सकता है कि कोई ऐसा कदम ले जो बाद में उसको फिर उसके ऊपर फिर पूछताछ होगी, और ये तो लोग इतना निडर नहीं है अब। दूसरी बात, ये जो शशि थरूर ने ट्वीट किया है ये ठीक है, डेथ पेनल्टी को हमको देखना चाहिए कि होनी चाहिए कि नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 31 स्टेट्स में है, और उतनी इनकन्सिस्टेंसी है उस देश में कि अगर तुम मिशिगन में पकड़े जाओगे तो डेथ पेनल्टी मिलेगी, अगर न्यूयॉर्क या वर्मोंट में पकड़े जाओगे वहाँ नहीं मिलेगी। तो ये मैंने देखा है कि बहुत लोग जिनकी मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ, गोपाल कृष्ण गांधी, बृंदा कारत, कई लोगों ने ये कहा है कि डेथ पेनल्टी बिल्कुल होनी नहीं चाहिए और याकूब को की फांसी नहीं होनी चाहिए, जो कल उन्होंने लिखा था। पर हमने ये सोचना, अब किसी को जो भी नॉर्मल आदमी है, nobody wants somebody else or any human being to die or to be killed। पर ये मैंने देखा है कि ये जो टैगोर के ह्यूमैनिटेरियनिज्म, गांधी जी की नॉन वायलेंस, वो उस और इनका जो अभी हाई माइंडेड के इंसान को नहीं मारना चाहिए, ये सब ठीक है इंटेलेक्चुअली। उसमें मैं इंटेलेक्चुअली हाई इंटेलेक्चुअल पोजीशन नहीं लेती हूँ, ये समझो कि मैं घाटी हूँ। नहीं मधु, लेकिन एक सवाल, एक मिनट, ये सवाल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने याकूब मेमन की फांसी का जिक्र नहीं किया होता तो ये होता कि याकूब मेमन जेल में रहता 10 और साल, 15 साल, 20 साल, पता नहीं कितने साल, और उसकी जो एसोसिएशन है एक गैंगस्टर्स के साथ है, टाइगर मेमन, दाऊद। उसका मतलब है कि वो जो हैं वो चुप बैठे रहते, वो अपने भाई को देखते कि वो जेल में पड़ा है। आप ये नहीं समझते कि उसके बाद कुछ ना कुछ एक्शन वो ज़रूर करेंगे अगर वो जेल में होता? कि उसका मतलब है कि सारी फ़्लाइट्स हाईजैक हो सकती हैं, हमारे जो भी पब्लिक एरियाज़ हैं, पार्लियामेंट है, वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी मेंटालिटी ये है। तो ये सोचना चाहिए, थोड़ा आगे सोचना चाहिए कि अगर वो जेल में पड़ा रहता। ये तो फिर अब भी हो सकता है, जिसका जिक्र कर रहे थे पॉल साहब की स्लीपर सेल्स अब भी हैं, माफियाज अब भी सक्रिय हैं। हाँ। मुंबई में, ये तो अभी भी हो सकता है। अभी भी हो सकता है, पर अगर वो जेल में होते तो उनके लिए फोकस और मकसद होता। मैं
नहीं, हम एक मिनट एक चीज खाली हमको लगता है ये बात आनी चाहिए कि 1994 के वक्त में वो टेररिज्म के तौर पे देखा जा रहा था और 2015 में वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि ये चेंज क्यों आ गया? नहीं प्रसून, मैं इस बात की नहीं मानती। अभी भी हम टेररिज्म की तरफ से देखना चाहिए, क्योंकि जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे मार्च 12 को, वो टेररिस्ट ही थे। 13 बॉम्ब ब्लास्ट वो पॉलिटिकल नहीं थे। नहीं, उसको अब इस रूप में क्यों देखा जा रहा है? मसला ये है। असल बात जो कह रही क्यों है देखा नहीं देखना चाहिए। चाहिए, टेररिज्म है। इट इज, अगर आप कह रही हैं बिल्कुल सही है, उस वक्त भी टेररिज्म था और आज तो एस्केलेटेड फॉर्म ऑफ टेररिज्म है। उसी तरफ से उन्हीं जिहादी ख्यालों वाले या उसी किस्म के जो दाऊद ग्रुप के हैं, उसका तो अभी एस्केलेटेड टेररिज्म है। तो ये टेररिज्म के मुद्दा से देखना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी एडवांटेज लेने के लिए इसको पॉलिटिकल वही खतरे हम यही कह रहे हैं। ये जो खतरे हैं कि आने वाले वक्त में, क्योंकि राहुल कंवल हमारे साथ जुड़े हैं, वो बता रहे थे कि किस रूप में अलर्ट आईबी है, अलर्ट होम मिनिस्ट्री ने कर रखा है, एडवाइजरी दी हुई है। राहुल, क्या जानकारी वहां से आ रही है? एक तो कितने बजे रवानगी होगी वहां से एयर एम्बुलेंस के जरिए, और वहां पर सिक्योरिटी के मद्देनजर जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, क्या स्थिति है उसको लेकर? राहुल, हम आपको बताएं कि अब से थोड़ी ही देर पहले हमारी यहाँ पर एंटी टेरर स्क्वाड के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत हुई है। उनका कहना है कि उनकी अहम जिम्मेदारी इस वक्त ये है कि किसी भी तरीके से जेल की सड़क जो निकलती है, जो एयरपोर्ट की तरफ जाती है, वहाँ पर भीड़ इकट्ठा ना हो, ताकि सीधे बॉडी को टारमैक पे लाया जाए और वहाँ से एयर एम्बुलेंस के जरिए मुंबई पहुँचाया जाए। कुछ ही लोग मौजूद रह पाएंगे जब अंतिम संस्कार होगा याकूब मेमन का। वहां पर भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, ये गारंटी परिवार याकूब मेमन का दे चुका है जेल अथॉरिटीज को। कहा गया है कि कुछ ही लोग हैं, उनकी लिस्ट तैयार की गई है, पूरे इलाके को सील ऑफ कर दिया जाएगा ताकि किसी भी तरीके से वहां पर भीड़ इकट्ठी ना हो। और यहाँ पर भी जिस एंट्रेंस पर ये भीड़ यहाँ पर मौजूद है, लोग खड़े हैं, वहां से नहीं, क्योंकि ये नागपुर प्रिजन बहुत बड़ा है, तो एक छोटा सा गेट आइडेंटिफाई किया गया है जिसके बारे में जानकारी अभी गुप्त रखी जा रही है। आपको मालूम होगा प्रसून कि नागपुर सेंट्रल जेल से हवाई अड्डे का रास्ता बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, काफ़ी नज़दीक है यहाँ से हवाई अड्डा, करीब 7-10 मिनट का रास्ता है। तो सीधे इनकी बॉडी को, अभी वो फॉर्मेलिटीज चल रही है, याकूब मेमन के दोनों भाई इस वक्त जेल प्रेमिसेस के भीतर हैं और अभी वो कानूनी प्रक्रिया चल रही है जिसमें बॉडी को हैंडओवर किया जाता है परिवारजनों को, और उनको बार बार समझाया जा रहा है कि क्या क्या शर्तें हैं जिन्हें उन्हें पूरा करना है। उनको ये भी कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से भीड़ इकट्ठी नहीं होनी है, कोई फ्यूनरल प्रोसेशन नहीं निकलेगा, यानी जनाजा नहीं निकलेगा, और घर पे नहीं रखा जाएगा शव ताकि लोग आके उसे देखें। सरकार की कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से, आप देखें नागपुर पुलिस कितनी सक्रिय है, आप देखें नागपुर पुलिस की सक्रियता। कल रात में जगह जगह लोग नारे लगा रहे थे, तमाशा खड़ा कर रहे थे, लेकिन आज सुबह नागपुर पुलिस बहुत सक्रिय है, लोगों को खड़ा नहीं होने दे रही। सेक्शन 144 जो कि लागू है उसको बरकरार रखने की पूरी कोशिश यहाँ पर प्रसून की जा रही है। हमारे साथ वीरेंद्र गुणावत भी जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र गुणावत वहां पर मौजूद है जहां पर बड़े कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। वीरेंद्र, बताएं जरा। मुंबई का बड़ा कब्रिस्तान तैयार है। पिछले 12 घंटों में मुंबई पुलिस ने यहाँ इस तरह का बंदोबस्त लगा रखा है कि यहाँ कोई भी अनजान व्यक्ति इस कब्रिस्तान के अंदर नहीं जा सकता। जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी कर दी गई है कि कमांडोज को रखा गया है। मुंबई पुलिस के यहाँ तमाम जो अधिकारी है वो मेटल डिटेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पूरा बंदोबस्त कर रहे हैं कि जिस वक्त भी याकूब मेनन का शव यहाँ आता है तो यहाँ पूरी तैयारी के साथ उनको अंदर ले जाया जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है कि याकूब मेनन का परिवार चाहता है कि यहाँ उनके शव को दफनाया जाए, क्योंकि उनके पिताजी को यहाँ दफनाया गया था, उनके परिजनों को यहाँ दफनाया गया था, इसलिए वो भी चाहते हैं कि यदि राज्य सरकार और जेल सुप्रिटेंडेंट उनके शव को यहाँ देते हैं तो उनके शव को यहाँ दफनाया जाएगा। इसे चंदनवाड़ी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। अगर हम आपको ये भी इंफॉर्मेशन दे दें कि इन 12 घंटों के अंदर जो भी व्यक्ति और जो भी शख्स उस प्रोसेस में लगा रहेगा, जो याकूब मेनन को दफन करते समय जो भी लोग उसमें मौजूद रहेंगे, उनकी पर्सनल डिटेल्स तक ले ली गई है। तो ये पूरा एरिया, इस कब्रिस्तान के आसपास का पूरा 1 से 2 किलोमीटर का पूरा एरिया पुलिस ने चारों तरफ से काफ़ी नाकेबंदी कर रखी है, क्योंकि पुलिस को इस बात का संदेह है कि किसी भी वक्त कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, भारी तादाद में यहाँ लोग जमा हो सकते हैं, तो उसकी भी तैयारी वो करके रखे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो मुंबई का बड़ा कब्रिस्तान पूरी तरह से तैयार है, बस इंतजार है कि याकूब मेनन का शव यहाँ आए और पूरा प्रोसेस, जो पूरा एक मुसलमानों का जो पूरा एक धर्म के हिसाब से जो पूरा एक अंतिम संस्कार होता है, पूरी तरह से अच्छे से शांतिपूर्वक हो जाए।
कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ वीरेंद्र सिंह रावत, मुंबई आज तक। जी, बड़े कब्रिस्तान से जानकारी दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये भी जानकारी आ रही है कि दरअसल 2 जगहों पर व्यवस्था की गई है सुरक्षा के मद्देनजर, बड़ा कब्रिस्तान में, और इसके अलावा एक जगह और व्यवस्था की गई है कि वहां भी दफनाया जा सकता है अगर इस तरीके से कोई कानून व्यवस्था का मसला आ जाता है तो। किरण बेदी जी, 2 सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। आप चूंकि तिहाड़ जेल में भी रह चुकी हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज से भी चीज़ों को समझ रही हैं। हमारे यहाँ पुलिस का फेस नहीं होता है, जेल अथॉरिटी का फेस नहीं होता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो संभाल रहे होते हैं उनका कोई फेस नहीं होता है, फेस सिर्फ पॉलिटिकल होता है। तो अब जब कांग्रेस एक लकीर खींच रही है, बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है, कितनी मुश्किल होती है ऐसे वक्त में, क्योंकि एक तरफ पॉलिटिकल पार्टीज अगर सवाल खड़ा करती है उस सिस्टम को लेकर, उस इंस्टीट्यूशंस को लेकर, तो इंस्टीट्यूशंस के सामने क्या मुश्किलात आती है, खासतौर से अब फांसी के बाद जो सवाल कांग्रेस ने खड़े किए हैं और जो सवाल उस पर बीजेपी ने खड़े किए हैं, पुलिस के सामने क्या मुश्किल, जेल अथॉरिटीज के सामने क्या मुश्किल, क्योंकि एक तरह से पूरे सिस्टम की साख की भी बात होती है। किरण बेदी जी, मुझे कोई उदाहरण दीजिए। फॉर इंस्टेंस, गिव मी एन एग्जांपल। फॉर इंस्टेंस, क्या एग्जाम्पल आप दे रहे हैं? नहीं, तो आप जेनरिकली बात कर रहे हैं तो मैं जेनरिक जवाब दे दूंगी। गिव मी एन एग्जाम्पल। जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से ये ट्वीट करके कहा गया कि न्यायपालिका और सरकार को लेकर कहा गया कि साख दांव पर है, हमारा ये कहना है कि एक तरफ अथॉरिटीज़ लगातार सब कुछ शांतिपूर्वक हो जाए इसमें लगे हुए हैं, उनके सामने, क्योंकि इन पॉलिटिकल सिचुएशंस का फ़ायदा कुछ तत्व उठाते हैं। जिस तरीके से राजनीतिक तौर पर जब ये मामला आ जाता है और ये मसला टेररिज्म से हटकर पॉलिटिकल मसला बना दिया जाता है, इसको लेकर अथॉरिटीज़ के सामने कुछ नए चैलेंजेस आ जाते हैं। देखो, ये जब हम लोग ऑफिस में काम करते हैं, ऐसे अलग तरीके के आइडियाज आते हैं, सजेशंस आते हैं, डायरेक्शंस आती हैं, लेकिन अगर आप करो वही जो कानून कहता है तो आप आसानी से न्यूट्रलिटी आपकी बेस्ट प्रोटेक्शन है। जितनी प्रोफेशनल है, जितने आप रूल बाउंड हैं, आप जितना इंसाफ पसंद हैं, उतना ही आपका काम आसान हो जाता है। लेकिन जिस वक्त आप एक तरफ और दूसरी तरफ लुढ़कने लगते हैं तो फिर आप धक्के खाने लगते हैं। मैंने देखा है कि आज एक नया एटीट्यूड कल्चर चला है, क्योंकि उनको समझ गए कि कोई यहाँ रुके रहेंगे, बाकी आते जाते रहेंगे, और उनकी प्रोटेक्शन आरटीआई के अधीन वही है अगर वो कानून का पालन करें और रूल बाउंड करें और लिखित में काम करें। सो मैं समझती हूँ कि ये जो पॉलिटिकली यूजलेस ट्वीट्स चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दे, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आज गवर्नमेंट सर्वेंट भी अलर्ट हो गया है, वो अपना भी सेल्फ प्रोटेक्शन समझ गया है और पब्लिक भी समझ गई है। एंड में वोटर ही इसको रिजेक्ट करता है। सुमित पात्रा जी। पुण्य जी, मैं एक महत्वपूर्ण बात यहाँ रखना चाहूंगा। अब देखिए पुण्य जी, जब बॉडी हैंडओवर हो रहा है, उसे मुंबई में लाना है, किस प्रकार की सतर्कता बरती गई है ये आप लोग तमाम चैनल्स दिखा रहे हैं। ऐसे में जो धर्म होता है किसी भी राजनेता का, वो होता है बहुत गार्डेड स्टेटमेंट दे, वो बहुत इस बात का प्रयास करे कि किस प्रकार लॉ एंड ऑर्डर स्टेटमेंट में किसी प्रकार की दरार ना पड़े। ऐसे में जब ये ट्वीट्स आते हैं जिसमें कोर्ट पर ही विश्वसनीयता लगा दी जाती है, तो मैं दिग्विजय जी से इतना ही कहना चाहूंगा। आप देखिए, पहली बार हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट 3:20 रात को खुलता है। भोर ब्रह्म मुहूर्त जिसे हम कहते हैं, केवल इसलिए खुलता है क्योंकि कुछ लोगों के मन में शंका थी। आप देखिए, वो द्वार खुले, उसमें 2 घंटे तक चर्चा हुई। हर क्षण हमारे हिंदुस्तान के जुडिशियल प्रोसेस ने कोशिश की कि कुछ भी ना छूट जाए, कहीं भी किसी के मन में शंका रह जाए। तो मुझे लगता है उसके बाद भी अगर आदरणीय दिग्विजय जी का शंका निवारण नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं उनमें गड़बड़ी है। हम बाकी सिस्टम को क्वेश्चन में लाके उस पर डिबेट ना करें। ये हम तस्वीर दिखला रहे हैं जो एम्बुलेंस में ले जाया गया है याकूब को, ये उसकी तस्वीरें थी। इस वक्त जो वर्धा रोड से ले जाया गया है ये उसकी तस्वीरें थी। हम आपको बता दें कि जो वक्त निर्धारित किया गया है उसको अपने अनुकूल किसी रूप में एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहता है कि बहुत सब कुछ एहतियात के तौर पर होता चला जाए। और ये जो सड़क पे अभी आपको एम्बुलेंस दिखाई दी, इसके जरिए एयर एम्बुलेंस के जरिए अब नागपुर से मुंबई ले जाया जाएगा। तकरीबन 45-50 मिनट की ये पूरी फ्लाइट है। और उधर मुंबई में इसकी व्यवस्था की जा रही थी, जहां हमारे सहयोगी बता रहे थे गुणावत कि वहां पर किस तरीके से बड़ा कब्रिस्तान में व्यवस्था की गई है कि वहां पर उनका अंतिम संस्कार या सुपुत्र खाक किया जाए।
तो शव वहां से जेल से निकाला गया है और मुंबई के लिए रवाना किया जा चुका है। ये नागपुर सेंट्रल जेल से वर्धा रोड जो कि जाता है एयरपोर्ट तक, तकरीबन 10 से 12 मिनट का वक्त लगता है और उसके बाद वहां से एयर एम्बुलेंस के जरिए मुंबई के लिए इसको रवानगी कर दी जाएगी। मतलब बहुत साफ है कि अगले 10 बजे तक अगर ये उड़ान होती है तो 11 बजे तक मुंबई शव पहुंच जाएगा। मुंबई में उनके परिजनों लगातार इसका इंतजार भी कर रहे हैं, उनकी पत्नी और उनकी बेटी वहीं पर मौजूद है, दूसरे सदस्य भी वहां पर मौजूद हैं। लेकिन इन सब के बीच मधु एक सवाल हमको लगता है इस पे आना चाहिए, क्योंकि जो पॉलिटिकल तौर पे चीज़ें उठी हैं और जो सवाल उठ रहे हैं, चैलेंजेस नए तरीके से भारत की सोसाइटी के सामने अलग अलग फ्रंट से निकलकर आ रहे हैं इस दौर में। ये 93-94 वाला दौर नहीं है। नहीं प्रसून, ये जो शशि थरूर की ट्वीट है और दिग्विजय सिंह की ट्वीट है, ऐसी इम्प्लीकेशन है जैसे जो सरकार पावर में है, मतलब बीजेपी, उनने देयर इज़ सम कनेक्शन विद द हैंगिंग। अब ये जो ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट से आया है आफ्टर एग्जॉस्टिंग ऑल द मर्सी प्लीज, तो ये जो इम्प्लीकेशन है जैसे बीजेपी ने करवाया है, ये गलत है। ये इट इज़ कम फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, इज़ नॉट अ पॉलिटिकल डिसीजन। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी पावर में होती और सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑर्डर दिया होता कि फांसी में याकूब मेमन की फांसी होनी चाहिए, तो शशि थरूर और दिग्विजय सिंह यही ट्वीट करते? यही सवाल, यही बड़ा सवाल हो चला है कि इसको हर चीज़ को आप पॉलिटिकल बिसात पे ला के रखना चाहते हो और उसके जरिए पॉलिटिकल गेन चाहते हो क्या? और कांग्रेस पार्टी में तो ज़रा सा इधर भी आउट ऑफ द पॉलिसी ऑफ द कांग्रेस पार्टीज प्रेसिडेंट्स विजन, अगर कोई भी इधर से उधर करे उनको तो सिर पर ठपक पड़ती है। तो ये मैं पूछना चाहूँगी शशि थरूर को कि ये ट्वीट तब करते अगर कांग्रेस पार्टी पावर में। हम कोशिश भी कर रहे हैं कि कांग्रेस का कोई नुमाइंदा आए और इस बात का जवाब दे कि वो जिस तरीके से कहा गया उसमें वाकई ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर और लॉ ऑफ लैंड है, ये इसमें कानून के तहत सारी चीजें रखी गई हैं। पॉलिटिकली इसको मोटिवेट करने की स्थिति में क्यों लाया जा रहा है? हम एक ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं। अच्छा, ये जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये मुंबई माहिम की तस्वीरें हैं जहां पर याकूब मेनन का घर है, वहां पे उनके परिजन इंतजार कर रहे हैं। और ये जानकारी दे दें कि तकरीबन 12 बजे तक वहां पर अब घर पे माहिम में बॉडी पहुंच जाएगी, यानी शव पहुंच जाएगा, क्योंकि रवाना नागपुर से हो चला है और नागपुर के एम्बुलेंस से जो ले जाया गया है वहाँ पर से एयर एम्बुलेंस के ज़रिए ले जाया जाएगा। और ये माना जा रहा है कि 11 साढ़े 11 बजे तक पहुँच जाना चाहिए मुंबई के माहिम के इस इलाके में और उसके बाद वहाँ से बड़ा कब्रिस्तान की तरफ में।